29 दिसंबर की सुबह एक प्लेन थाईलैंड से साउथ कोरिया जा रहा था, जिसे मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था। लेकिन उतरने के दौरान गड़बड़ हो गई। प्लेन के लैंडिंग गियर खुले नहीं, पहिए उसके बाहर नहीं आए और वो स्किड करता हुआ दीवार से टकरा गया। एक धमाका हुआ और प्लेन के टुकड़े जहां तहां बिखर गए। इस हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका। ये इस साल का सबसे बड़ा विमान हादसा है, जबकि साउथ कोरिया में पिछले 27 वर्षों में ऐसा प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं। आज के राजदूत में हम इसी घटना पर विस्तार से बात करेंगे। साउथ कोरिया के बाद हम आपको यूएस ले चलेंगे, जहां पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वो 100 बरस के थे। कार्टर को अमेरिका के सबसे निर्णायक राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। उनकी कहानी क्या है, उन्होंने कैसे दुनिया को प्रभावित किया और हिंदुस्तान के हरियाणा में एक गांव उनके नाम पर क्यों है, ये सब बताएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव देख रहे हैं। तारीख 29 दिसंबर 2024, सुबह के 9 बजने वाले थे। साउथ कोरिया का मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से उड़ी फ्लाइट 7C2216 के उतरने का वक्त हो गया था। उससे पहले ही एयरपोर्ट पर हलचल तेज हो चुकी थी। एयरपोर्ट की लॉबी में लोग अपने परिचितों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका इंतजार स्थायी दुख में बदल जाएगा। रनवे पर उतरने से पहले ही प्लेन में मुश्किल आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने पक्षियों के झुंड की चेतावनी दी थी। मुआन एयरपोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। ATC की चेतावनी के कुछ समय बाद ही प्लेन ने पक्षियों से टकराने का अलर्ट भेजा। इसके बाद पायलट ने एयरपोर्ट का दूसरा चक्कर लगाया और दूसरे रनवे पर उतरने की इजाज़त मांगी, जो कि मिली भी। लेकिन हालात तब तक इतने बेकाबू हो चुके थे कि कोई रणनीति काम नहीं आई। रनवे को छूने के कुछ सेकंड्स के भीतर प्लेन टुकड़ों में बिखर गया। इसमें कुल 181 लोग सवार थे, जिनमें 175 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर्स। हादसे में सभी यात्रियों की जान चली गई। जो 2 लोग सुरक्षित बचे हैं वो क्रू के लोग हैं। मरने वालों में 2 लोग थाईलैंड के नागरिक थे और बाकी लोग साउथ कोरिया के। उनमें से अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाकर वापस लौट रहे थे। कैसे हुआ हादसा, सटीक वजह अभी तक पता नहीं चली है, जिसमें महीनों का वक्त भी लग सकता है। जांच का फोकस इस सवाल पर है कि प्लेन का लैंडिंग गियर समय रहते खुला क्यों नहीं। क्या पक्षियों से टक्कर हुई या खराब मौसम की वजह से दिक्कत आई। शुरुआती आकलन में एक्सपर्ट्स 2 वजहों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। पहला, रनवे पर उतरते टाइम प्लेन की रफ्तार बहुत ज्यादा होना। अब ये चीज पक्षियों से टक्कर के चलते भी हुई हो सकती है। कुछ लोग एयरपोर्ट के डिजाइन पर भी सवाल उठा रहे हैं। रनवे के एंड पर एक दीवार थी, इसकी भी आलोचना हो रही है। न्यूज एजेंसी AFP ने एरोनॉटिकल साइंस के प्रोफेसर और पायलट रह चुके किम क्वांग इल से बात की। उनका कहना था कि रनवे के आसपास कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। रनवे के अंत में कोई ठोस स्ट्रक्चर रखना इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी के मानकों के खिलाफ है। एयरपोर्ट के बाहर की तरफ यानी रनवे के एंड्स पर आमतौर पर जालियां और तार लगाई जाती हैं। अगर इस एयरपोर्ट पर भी वैसा होता तो प्लेन कुछ दूरी तक घिसट कर रुक गया होता, लेकिन इस केस में वैसा नहीं हुआ। हादसे का शिकार हुआ प्लेन जेजू एयर का था। ये एयरलाइंस कंपनी 2005 में शुरू हुई थी। ये एक लो कॉस्ट एयर कैरियर है, यानी सस्ते दाम में सफ़र करवाती है। इंडियन इसका अगर आपको इक्विवेलेंट ढूंढना है तो आप इंडिगो समझ सकते हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है। इसके प्लेन साउथ कोरिया के अलावा दूसरे देशों में भी जाते हैं। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। 19 बरस के इतिहास में पहली बार इसके साथ कोई हादसा हुआ है। 2023 में एयरलाइंस को सेफ्टी के लिए A ग्रेड भी मिला था। हादसे के बाद जेजू एयर के CEO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि इससे पहले प्लेन कभी किसी दुर्घटना में शामिल नहीं रहा। उड़ान से पहले जो चेक्स थे उनमें भी सब कुछ ठीक निकला था। क्रैश हुआ प्लेन बोइंग 737-800 था। दुनिया भर में इस मॉडल के 4000 से ज़्यादा प्लेन्स उड़ रहे हैं और ये दुनिया भर में चल रहे पैसेंजर प्लेन्स का 15% है। मैक्स नहीं था ये। बोइंग के कुछ विवादित प्लेन्स की तुलना में ये कहीं ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। बोइंग ने कहा है कि हम जेजू एयर के साथ संपर्क में हैं और ज़रूरत पड़ने पर हर संभव मदद भी देंगे। आगे क्या होगा? यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब साउथ कोरिया जबरदस्त पॉलिटिकल अपहीवल में है। सिर्फ दिसंबर में 3 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। 27 दिसंबर को ही चोई सांग मोक ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी ली। उनसे पहले हान डक सू और युन सुक योल को महाभियोग लगाकर हटाया गया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सांग मोक ने एयरपोर्ट का दौरा भी किया, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्होंने देश भर में एयरलाइंस के ऑपरेशन की आपातकालीन जांच का हुक्म दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया भर के दिग्गज नेताओं ने घटना पर दुख जताया है। साउथ कोरिया में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है।
जेजू एयर क्रैश इस साल का सबसे बड़ा हवाई हादसा है, मगर लिस्ट यहीं तक सीमित नहीं है। इस साल हुए कुछ बड़े हादसों के बारे में आपको बता देते हैं। 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान बाकू से रूस के ग्रोजनी जा रहा था। तकनीकी दिक्कत के बाद प्लेन को कजाकिस्तान के अक्ताऊ भेजा गया। ये ग्रोजनी चेचनिया की राजधानी है। लैंडिंग से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में 39 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट्स हैं कि इस प्लेन पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला किया था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने रूस से गुनाह स्वीकार करने और मुआवजा देने की मांग की है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलीयेव से माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली। 9 अगस्त को वोपास एयरलाइंस का प्लेन साओ पाउलो के रिहायशी इलाके में गिर गया। ब्राजील में है ये। हादसे में 62 लोगों की जान गई। 24 जुलाई इसी साल की बात हो रही है। सौर एयरलाइंस के विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही प्लेन गिर गया। हादसे में सिर्फ पायलट की जान बची, बाकी 18 लोगों की मौके पर मौत हुई। 19 मई को अजरबैजान ईरान बॉर्डर के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोगों की जान गई। 24 जनवरी रूस के बेलग्राद के ऊपर एक मिलिट्री प्लेन को यूक्रेन ने उड़ा दिया। इस प्लेन में वॉर प्रिजनर्स थे। इसमें 68 यूक्रेनी सैनिकों समेत कुल 74 लोग थे। हमले में किसी की जान नहीं बची। प्लेन क्रैशेस की कहानी यहीं तक। अब यूएस चलते हैं। 29 दिसंबर को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। 100 साल 2 महीने की उनकी उम्र थी और वो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले यूएस प्रेसिडेंट थे। जिमी कार्टर का जन्म अक्टूबर 1924 में हुआ था जॉर्जिया में। उनके पिता मूंगफली की खेती करते थे, मां नर्स थी। पढ़ाई के बाद कार्टर ने यूएस नेवी में काम किया। 1953 में पिता की मौत के बाद नौकरी छोड़ी, फिर पुश्तैनी खेती संभाली। इसमें उन्होंने पैसा कमाया। धीरे धीरे वो बिजनेस से पॉलिटिक्स की तरफ गए और 1962 में जॉर्जिया की सेनेट के लिए चुन लिए गए और 1971 में जॉर्जिया के गवर्नर भी बने। फिर आया 1974 का साल, जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ और रिचर्ड निक्सन की कुर्सी चली गई। आनन फानन में उनको इस्तीफा देना पड़ा और जो उपराष्ट्रपति थे जेरल्ड फोर्ड, वो बने राष्ट्रपति। अब फोर्ड को पब्लिक सपोर्ट हासिल करने में लग रहा था टाइम। उस दौर में कार्टर ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन पार्टी के लोग उनसे बहुत सैटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन अंत में उन्हें टिकट मिला और 1976 के चुनाव में वो जेरल्ड फोर्ड को हराने में कामयाब भी रहे। कार्टर के आते आते वियतनाम वॉर बीत गया था और 1973 की अरब इजराइल जंग का ताप भी कम हो गया था, लेकिन उनके सामने पर्याप्त चुनौतियां थी। कोल्ड वॉर से उन्हें जूझना था, तेल की कीमतों में जो उछाल आया था उससे जूझना था। इसी बीच अफगानिस्तान की स्थिति तेजी से बदल रही थी। आप देखिए लेट 70s अर्ली 80s वो कार्टर ही थे जिन्होंने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के सपोर्ट के लिए ऑपरेशन साइक्लोन चलाने की इजाज़त दी। आखिर में सोवियत संघ को बाहर जाना ही पड़ा और इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक ऑपरेशन साइक्लोन को ही जाता है। यह अलग बात है कि कालांतर में अमेरिका अपने ही बनाए जाल में फंस गया, क्योंकि जिसको उसने ट्रेन किया था सोवियत संघ को भगाने के लिए, वो उनके खिलाफ हो गया। ट्विन टावर्स गिरते हैं, फिर लड़ने अमेरिका को जाना पड़ता है अफगानिस्तान। एनीवेज, बहरहाल विदेश नीति के मोर्चे पर कार्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कैंप डेविड अकॉर्ड। ये समझौता इजराइल और इजिप्ट के बीच में हुआ था। इसके तहत इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दी और ऐसा करने वाला वो पहला अरब देश बना। ये जिमी कार्टर की उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 जानी दुश्मनों को समझौते के लिए तैयार किया, लेकिन एक दूसरे ब्लंडर ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है। कुछ समय बाद खुमैनी के समर्थक तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लेते हैं और जो यूएस डिप्लोमैट्स हैं उनको बंधक बना लेते हैं। कार्टर सरकार ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, बुरी तरह फेल रहे। इस ऑपरेशन में 8 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और इसका साया कार्टर की दूसरी उपलब्धियों पर हावी ही रहा। डेल्टा फोर्स के पहले ऑपरेशंस में से एक होता था ये, और इसमें जो फेलियर हुआ उससे फोर्स का मुराल गिरा और राष्ट्रपति पर तो सवाल उठे ही। जब नवंबर 1980 में राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसमें कार्टर को महज 49 इलेक्टोरल वोट्स मिले और रोनाल्ड रीगन ने उन्हें पूरी तरह हराया। व्हाइट हाउस से निकलने के बाद भी कार्टर लेकिन प्रासंगिक रहे। उन्होंने कार्टर सेंटर की स्थापना की। ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, पब्लिक हेल्थ और ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए काम करता है। कार्टर ने बैकडोर से देशों के बीच तनाव कम करने के लिए भी काम किया। कई अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने में अहम भूमिका निभाई और उन्होंने पूरी दुनिया में दौरे किए और स्वास्थ्य समस्याओं से लड़ने में मदद की। जिमी कार्टर ने अमेरिकी सरकार की विवादित नीतियों का विरोध करने से परहेज नहीं किया। 2003 में इराक पर हमले के खिलाफ बोले। 2006 में एक किताब लिखी उन्होंने, पैलेस्टीन पीस नॉट अपार्थाइड। इसमें उन्होंने इजराइल के प्रति अमेरिका की नीति की काफी आलोचना की थी। 2002 में कार्टर को नोबेल प्राइज भी मिला। आप जानते ही हैं कि उनके अलावा 3 और यूएस प्रेसिडेंट्स हैं जिन्हें नोबेल मिला।
सिर्फ कार्टर इनमें से ऐसे थे, इन 4 में से, जिन्हें कुर्सी से उतरने के 21 बरस बाद अवार्ड मिला। बाकी रूजवेल्ट को, वुडरो विल्सन को और बराक ओबामा को व्हाइट हाउस में रहते हुए ही मिल गया। अभी अवार्ड मिल गया या क्या हुआ, खकी जाने खक की भाषा। बहरहाल जिमी कार्टर का एक इंडिया कनेक्शन भी आपको भी बता देते हैं। जनवरी 1978 में हिंदुस्तान आए थे वो, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मिले भी थे, संसद को भी संबोधित किया था और परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत के लिए भारत पर दबाव बनाया, लेकिन भारत झुका नहीं। उसी दौरे पर कार्टर गुरुग्राम के एक छोटे से कस्बे में, उस जमाने में गुड़गांव ही नाम होता था, दौलतपुर नसीराबाद में घूमने गए। कहानी ऐसी है कि दूसरे विश्व युद्ध के टाइम जिमी कार्टर की माँ उस गांव में रही थी और माता ने ही कार्टर को दौलतपुर नसीराबाद जाने के लिए कहा भी था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गांव में कार्टर के सिर पर हरियाणवी पगड़ी बांधी गई, जबकि उनकी पत्नी रोजलिन को स्थानीय लिबास पहनने के लिए दिया गया। कार्टर के लौटने के बाद गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी भी रखा गया। कार्टर 3 जनवरी को गांव गए थे। आज तक कार्टरपुरी में 3 जनवरी को कार्टर दिवस की छुट्टी रहती है। जाते जाते एक ज़रूरी अपडेट आपको देते हैं। 2024 का ईयर एंडर स्पेशल 31 दिसंबर को रिलीज़ होगा। इस साल किन शख्सियतों और घटनाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? जैसे नवंबर में चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन अचानक गायब हुए। पिछले 2 साल में गायब होने वाले वो तीसरे रक्षा मंत्री थे। हालांकि 2 हफ्ते बाद वो प्रकट भी हो गए या प्रकट कर दिए गए। बीच में उनके साथ क्या हुआ न कोई जानता है, न किसी ने बताने की जहमत उठाई। इसी बरस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया। पुतिन 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया गए थे। 2023 में आईसीसी से अरेस्ट वारंट निकलने के बाद पुतिन विदेश दौरे जाने से बच रहे थे, लेकिन 5वां चुनाव जीतने के बाद उनकी झिझक अब हो गई है खत्म। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उनका नॉर्थ कोरिया दौरा ही था। इसी दौरे पर दोनों देशों के बीच सुरक्षा समझौता भी हो, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ने गए। दिसंबर में सऊदी अरब को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी कामयाबी मिली। सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप 2034 का मेज़बान बनाया गया। कतर के बाद सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने वाला दूसरा देश बनेगा रीजन का। ऐसी और दिलचस्प बातें जाननी है तो हमारा स्पेशल एपिसोड जरूर देखिएगा। आपकी इस एपिसोड के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का राजदूत यहीं तक था। जिस अभिषेक ने लिखा, अभिषेक ने रिकॉर्ड किया और जिन्होंने रिकॉर्ड किया उनकी मदद भी एक तीसरे अभिषेक ने की है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया।